हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फिजिक्स असाइलम। और हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एरर एनालिसिस के बारे में हमने डिस्कस किया और अब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अब हम उससे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर कह रहे हैं एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर विराट कोहली ने कोई शॉट मारा और बॉल हवा में ऊंचा गई तो कितना ऊंचा गई? कोई कहेगा बहुत ज़्यादा ऊंचा गई है, कोई कहेगा अरे इससे ज़्यादा ऊंचा शॉट तो धोनी ने मारा हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। फिजिक्स के अंदर हम प्रिसाइज मेजर्ड वैल्यूज देते हैं और जहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। जैसे अगर बोला कि गेंद हवा में 60 मीटर ऊंचा गई तो इट मीन्स द बॉल वेंट, उसका मतलब होगा डेट गेंद हवा में कितना ऊंचा गई? 60 मीटर्स, डेट इज 60 टाइम्स द स्टैंडर्ड लेंथ, 60 टाइम्स दी स्टैंडर्ड लेंथ। वो स्टैंडर्ड लेंथ क्या है? वो स्टैंडर्ड लेंथ है 1 मीटर और 1 मीटर हमने पहले से ही सबने एक्सेप्ट कर रखा है कि भैया इतनी लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। और ये जो 1 मीटर इसका जो स्टैंडर्ड है वो हर एक कंट्री के पास प्रिजर्व रहता है उनकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स कहाँ पर प्रिजर्व्ड हैं? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसीलिए हमेशा हम एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। जैसे अगर हमें हाथी और बकरी के वजन को कंपेयर करना है और हम अगर बोले कि बकरी का वजन है 20 किलो और हाथी का वजन है 2000 किलो, इसका मतलब बकरी जो स्टैंडर्ड किलोग्राम, हमने एक पहले से कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, बोल दिया कि भैया इसका वजन आज से 1 किलो हम बोलेंगे और हमने देखा कि बकरी उसका 20 गुना है। उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं तो बकरी उसका 20 टाइम है और हाथी का वजन उसी सेम स्टैंडर्ड का 2000 गुना है। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हाथी का वजन कितना ज़्यादा है? हाथी का वजन 100 गुना ज़्यादा है बकरी के वजन से। इसी तरीके से एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। वेरी स्मॉल कहने से क्या मतलब है? एटम का साइज यहाँ पर किस ऑर्डर का है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि जो 1 मीटर की लेंथ है ये उसका 10 बिलियनवा हिस्सा है। 1 बिलियन के अंदर 9 जीरोज, सो दिस इज 1/10⁻10 और 1/10 अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻9। सो ये 10 बिलियनवा हिस्सा, 10⁻9 इज 1 बिलियन। इसलिए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल कितना स्मॉल? चींटी भी छोटी है, धूल का कण भी एक छोटा है, लेकिन एटम तो उससे बहुत ज्यादा छोटा है। तो हमें स्पेसिफाई करना होगा कि स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में इस एटम का साइज क्या है। इट इज 10⁻⁻10 ऑफ अ मीटर। अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। जेट प्लेन 1 माक 2 माक मतलब द स्पीड ऑफ साउंड के बराबर जेट प्लेन चलते हैं। 1 माक मीन्स 333 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड के अंदर लगभग 1/3 किलोमीटर ये प्लेन इजीली मूव कर सकते हैं। 2 माक की स्पीड भी ये अचीव कर सकते हैं, सुपरसोनिक स्पीड, साउंड की स्पीड से ज्यादा। तो जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड, ये स्टेटमेंट अपने आप में अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। ग्रेट स्पीड का मतलब क्या है? लाइट की स्पीड से ज्यादा है क्या? लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए जब भी हम स्पेसिफाई करेंगे हम ऑर्डर स्पेसिफाई करेंगे। तो यहां पर इसका ऑर्डर है 330 मीटर पर सेकेंड। एवरीडे लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कोई भी कार मूव कर रही है, साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, या अगर उसेन बोल्ट दौड़ रहे हैं, जो फास्टेस्ट मैन है उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द यूसेन बोल्ट, fastest man on the earth,
and this is the speed of the jet plane, 333 meters per second, and the speed of light is 3 lakh kilometer per second. ओके, सो हमेशा यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड के अंदर जेट प्लेन मूव कर जाता है 330 मीटर, एक सेकंड के अंदर उसेन बोल्ट मूव कर जाता है 10 मीटर, और एक सेकंड के अंदर लाइट मूव कर जाती है 3 लाख किलोमीटर। और मीटर्स के अंदर कितना हो जाएगा, 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 लाख मीटर्स, 3 into 10 to the power 8 meters in every second. सो स्टैंडर्ड क्लियर है, लेंथ का स्टैंडर्ड है मीटर, टाइम का स्टैंडर्ड है सेकंड, और इन सब की स्पीड को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जेट प्लेन काफी फास्ट है उसेन बोल्ट से, या कोई भी कार आप अगर लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। सो अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। ग्रेट स्पीड कुछ नहीं होता, फिजिक्स के अंदर स्पेसिफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ द चूजन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। Mass of Jupiter is very large in comparison to the mass of a stone, mass of the heaviest man of Earth, okay, and in comparison to the mass of the Earth. So the mass of Jupiter is large, but we will specify in kgs. अगर हम Earth के mass की बात करें, the mass of the Earth is of the order of 10 to the power 24 kg. Mass of Moon is of the order of 10 to the power 22 kg. So we are specifying the mass in terms of the standard. हाथी का वजन कितना था, 2000 times the chosen standard kg. The standard unit was kg. The mass of Earth is, with respect to the same standard, 10 to the power 24 times. Mass of the Moon is 10 to the power 22 times. So in the same way, the mass of the Jupiter is very large. We have to specify the order. How many times it is larger than the chosen standard? 1 किलोग्राम से कितना गुना ये ज्यादा है। ओके, सो द मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी लार्ज, वी हैव टू स्पेसिफाई द ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ जो भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट मास को मेजर करने के लिए चूज की है। नेक्स्ट थिंग, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर कितना, अगर 100 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे तो भी हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तो अगर 100 एटम्स हैं उसको हम बहुत ज़्यादा कहेंगे क्या, हमें नंबर स्पेसिफाई करना होगा, और वो नंबर स्पेसिफाई करते हैं हम मोल्स के अंदर के कितने मोल्स मॉलिक्यूल हैं एक रूम के अंदर, और एक मोल के अंदर 6 into 10 to the power 23 एंटिटीज़ होती हैं। ये एंटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और यही नंबर हमने क्यों चूज किया, सेम वही बात है, एक दर्जन के अंदर 12 नंबर होते हैं। सो सेम ही ये चीज है, हमने एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। सो 1 मोल के अंदर 6 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई भी एंटिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर वही बात, फिजिक्स के अंदर हम हमेशा क्वांटिफिकेशन करेंगे, हमेशा एक मेजर्ड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है तो कितना भारी है ये हमें स्पेसिफाई करना होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power -31 kg। 9.1 को जरा थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, एंड द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power -27 kg। सो यहाँ 9 into 10 to the power -31, उस 9 को हटा देते हैं, उसको 10 से अप्रोक्सीमेट करके ये हो जाएगा 10 की पावर -30 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 10 to the power -27 kg। So if you will multiply the mass of electron by 1000, that is 10 to the power -30 multiplied by 1000, this gives us 10 to the power -27. That is, how many times is the electron heavier as compared to the proton? सर, प्रोटॉन 1000 गुना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में।
यहाँ पर ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना भारी है? 1000 गुना भारी है लगभग, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास से। यहाँ पर तो बकरी और हाथी के बीच में जब कंपैरिजन किया, हाथी का वजन सिर्फ और सिर्फ 200 गुना था, बट हियर इट इज 1000 टाइम्स heavier than the electron. Last one is the speed of sound is much smaller than the speed of light. Speed of sound लगभग 330 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हम सेम ही स्टैंडर्ड्स में जब किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, साउंड की स्पीड, लाइट की स्पीड, तो यार हमारे स्टैंडर्ड तो सेम होंगे ना। 1 मीटर लेंथ हमारे पास फिक्स है, 1 सेकंड कितना है ये भी हमारे पास फिक्स है। तो इन स्टैंडर्ड्स की टर्म्स में हमने स्पीड को डिफाइन किया है। स्पीड का मतलब ही ये है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सो ये कॉन्सेप्ट है स्पीड का। और जब हम स्टैंडर्ड सेम चूज करेंगे तभी हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। फिजिक्स के अंदर हमेशा हम क्वांटिफिकेशन करेंगे, यानी कि मेजर्ड वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, और जब हम सेम स्टैंडर्ड चूज करते हैं तो हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पेन की लेंथ या इस बोर्ड की लेंथ हम कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इसको लिखें चूजन स्टैंडर्ड्स में। आई होप दिस ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to reach the earth? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने एक नया स्टैंडर्ड चूज कर लिया और उस स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि एक लेंथ का हमने नया स्टैंडर्ड चूज कर लिया, उस स्टैंडर्ड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो यूनिटी है। अभी हमने लेंथ का स्टैंडर्ड लिया हुआ है 1 मीटर, जो नॉर्मली लेंथ का स्टैंडर्ड है वो है मीटर, और हम बात करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर्स। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर्स ट्रेवल करती है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन हमने लेंथ की एक नई यूनिट ली है जहां पर स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी है, यानी कि इन दी न्यू स्टैंडर्ड, जो भी हमने नया स्टैंडर्ड चूज किया है, यहां पर 1 यूनिट ऑफ लेंथ कुछ और है, और वो कितनी है कि लाइट 1 सेकंड में 1 यूनिट लेंथ ट्रेवल करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रही है, 1 यूनिट लेंथ इन 1 सेकंड। सो स्पीड इज यूनिटी। 1 जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, इन 1 सेकंड इतना ट्रेवल कर रही है लाइट 1 सेकंड में। अब इसके बाद कह रहे हैं कि लाइट को समय कितना लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड सूरज से धरती तक आने तक। तो ये 8 मिनट और 20 सेकंड, 8 मिनट ये आपका हो गया 480 सेकंड्स, प्लस ये आपका हो गया 20 सेकंड्स। तो टोटल टाइम यहां पर कितना है, 500 सेकंड्स। अब लाइट की स्पीड कितनी है, 1, यानी कि हर 1 सेकंड में 1 यूनिट लेंथ ट्रेवल करती है। तो 500 सेकंड में कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, देयरफॉर नए यूनिट के अंदर जो लेंथ ट्रेवल्ड है वो हो जाएगी 500। 1 सेकंड में 1 यूनिट लेंथ, सो 500 सेकंड में 500 यूनिट लेंथ। द आंसर इज 500। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल। किसी और लेक्चर के अंदर वर्नियर कैलिपर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। A screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 division on the circular scale। स्क्रू गॉज की भी बात करेंगे किसी एक सेपरेट लेक्चर के अंदर। अभी यहां पर सिर्फ प्रिसीशन के रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब सर
The vernier caliper is having 20 divisions on the sliding scale. The vernier caliper is having 20 divisions on the sliding scale. प्रिसीजन से हमारा क्या मतलब है? प्रिसीजन से मतलब है कि कितनी एक्यूरेसी तक हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर इसको समझते हैं। जब आप एक अपने स्कूल के अंदर जो आप स्केल यूज करते हो, जब उससे आप लेंथ मेजर करोगे, उससे मिनिमम लेंथ जो हम मेजर कर पाते हैं 1 मिलीमीटर की, उससे कम रेंज के अंदर हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमेशा वहां पर प्रिसीजन जो होगा वो 1 मिलीमीटर के अंदर होगा। अब वर्नियर स्केल के अंदर, यानी कि जो नॉर्मल स्केल आप यूज करते हो, वहां आप मेजर कर पाते हो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर हम मेजर कर पाते हैं 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन इंक्रीज कर देंगे, उससे हम इस एक्यूरेसी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्क्रू गोज की पिच है 1 मिलीमीटर, यानी कि जब सर्कुलर स्केल पर पूरा एक रोटेशन 100 डिवीजन का घूमता है तो वो आगे मूव करता है 1 mm, यानी कि स्क्रू गेज के अंदर हम मेजर कर पाते हैं 1/100 ऑफ अ मिलीमीटर। ओके, 1/100 ऑफ अ मिलीमीटर, सो ये हो जाएगा 1/1000 ऑफ अ सेंटीमीटर। ये लेंथ हम मेजर कर पा रहे हैं इस स्क्रू गोज से, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा आपने यहां से मेजर कर लिया। अब लास्ट बात कर रहे हैं एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ को मेजर कर पा रहा है अप टिल द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सर वेवलेंथ ऑफ लाइट ये होती है नैनोमीटर्स के अंदर। आपने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर 10वीं क्लास के अंदर देखा हो तो वहां पढ़ा होगा दैट विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर एंड नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर। यानी कि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये 1 मीटर के 1 बिलियनवें हिस्से तक मेजर कर सकता है। आपके स्कूल के अंदर जो स्केल है वो कितना मेजर कर रहा है? 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, और यहां पर ये मेजर कर रहा है 1 मीटर का 1 बिलियनवां हिस्सा। सो सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन, अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट through a microscope of magnification 100. He makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? So हमें हेयर की थिकनेस को एस्टिमेट करना है। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन यहां पर दी हुई है 100, यानी कि जो भी आपने मेजर किया है वो आपको 100 गुना बड़ा होकर दिख रहा है। एंड ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। सो उस मैग्निफिकेशन के बाद हमें कितनी थिकनेस दिख रही है? 3.5 mm। सो यानी कि जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है उसका 100 गुना होकर जब आपको दिख रहा है, सो यू आर गेटिंग 3.5। सो एक्चुअल इज 3.5 by 100, दिस इज 0.035। ये आपका एवरेज थिकनेस होगी हेयर की विड्थ की। लेट अस ट्राई टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल। एक धागा दे दिया आपको और आपको एक फीटी पकड़ा दी मीटर स्केल। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ओके। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? अब हमारे पास एक धागा है और मीटर स्केल दे दिया, अब इसको कैसे मेजर करेंगे? बड़ी दिक्कत है, धागे की थिकनेस तो बड़ी कम है। सो वी कैन डू वन थिंग, जो भी हमारे पास थ्रेड है उसको हम इस तरीके से वाइंड कर लेंगे। उसकी सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे और उसको हम वाइंड कर लेंगे। यानी कि सपोज करिए हमें थ्रेड दिया हुआ है ये, इसकी आपने लेंथ मेजर की
अब उसके बाद हम इसको आपस में क्लोजली इस तरीके से वाइंड कर देंगे टाइटली, और हम मान लेते हैं कि इसके हो गए एंड टर्न्स। इसके हो गए हमारे एंड टर्न्स। अब एक टर्न की यहां पर थिकनेस हो जाएगी इसके डायमीटर के बराबर, और ये टोटल लेंथ हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। सो n इंटू डी, जब इसको क्लोजली वाइंड किया तो उसकी लेंथ हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है और वहां से हम थिकनेस निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वन, a screw gauge has a pitch of 1 mm and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily? तो हम बात करें जब सर्कुलर स्केल पर एक पूरा रोटेशन घूमता है, उसके अंदर 200 डिवीजन है, और जब ये पूरा घूमेगा तब जो हमारा मेन स्केल है, जो स्क्रू है, वो 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है। यानी कि हम इससे 1/200 ऑफ अ मिलीमीटर तक यहां पर मेजर कर पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इस सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या हम एक्यूरेसी इसकी आर्बिट्रेरली बढ़ा देंगे? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमें इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जब मैन्युफैक्चर करोगे तो यार आप ये थोड़ा कि उसके ऊपर आपने 1 लाख डिवीजन कर दिया और आप उसको कैलिब्रेट कर पाओगे, ठीक है? तो ये कैलिब्रेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर कितने भी डिविजन्स मार्क कर देंगे, वो एक पूरे रोटेशन के अंदर वहां पर 200 रीडिंग चेंज होनी चाहिए और साथ एक रोटेशन के बाद वो 1 मिलीमीटर मूव करना चाहिए। जब ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की भी आपस में लिमिटेशंस हैं। तो आर्बिट्रेरीली हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम काफ़ी हद तक एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, पर यह नहीं है कि आप इससे फिर एक एटम की भी लेंथ मेजर कर पाओगे। The mean diameter of a thin brass rod is to be measured by vernier calipers. Why is a set of 100 measurement of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? So, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रीडिंग्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग को इंक्रीज करने से हमें एरर का सही अंदाजा होगा। केवल 5 रीडिंग के अंदर वेरिएशन इतना ज़्यादा होगा। जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा स्कूल के अंदर, अगर याद है, जब हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करते थे तो वहाँ पर टीचर आपको कहता था कि कम से कम 10-20 रीडिंग आप मिनिमम लो, मिनिमम 10 तो लेनी ही है, वरना 20 रीडिंग लो। तो वो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें एरर के बारे में सही अंदाज़ा लग सके। 1 या 2 रीडिंग से या 5 रीडिंग से आपको एरर के बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगेगा, और जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास होना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The photograph of a house occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. So इस तरह की स्लाइड है हमारे पास, इसकी लेंथ है 35 mm, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। एंड इस फोटोग्राफ के ऊपर जो हाउस का एरिया है, डेट इज दिस टोटल एरिया, यह है हमारा 1.75 centimeter square. The slide is projected onto a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter square. इसको प्रोजेक्ट कर दिया बड़ी स्क्रीन पर। अब ये घर वहां पर बड़ा होकर दिखाई देगा, उसका एरिया है 1.55 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एरिया के अंदर एरियल मैग्निफिकेशन कितना हुआ। सो 1.55 मीटर स्क्वायर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा, और स्लाइड के ऊपर हमारे जो हाउस है उसका साइज था 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10⁻⁻² मीटर्स स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर को लिख दिया मैंने 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर ऑफ दिस। सो दिस इज इक्वल टू 1.55 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10⁻⁴। यह है हमारी एरियल मैग्निफिकेशन। एरिया कितना मैग्नीफाई हो गया, कितने गुना हो गया। Therefore दिस इज इक्वल टू 5 से काटेंगे तो दिस विल बी 31 एंड दिस विल बी 31/35 इंटू 10⁻⁴।
31/35 into 10 to the power 4. So it will turn out to be 0.8857 into 10 to the power 4 और ये मैग्निफिकेशन हमारे पास निकल कर आई 8857. सर दिस इज द एरियल मैग्निफिकेशन एंड दिस मैग्निफिकेशन एरिया कैसे मिला है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सो दिस इज L square and L is under root of A. Magnification in area is this. So linear magnification यानी कि लेंथ के अंदर कितना मैग्निफिकेशन होगा मुझे इसका अंडर रूट लेना होगा. 8857 and it will turn out to be 94.1. This is the answer. Next question. State the number of significant figure in the following. अब सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से काउंट करते हैं ये सारे रूल्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं और उन रूल्स को आपको दोबारा देखना है तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. थंबनेल के ऊपर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, सारी चीजें बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 0.007 मीटर स्क्वायर. सर जितनी भी जीरोज हैं, कोई एक ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है तो उसके अंदर पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो हैं उनका कोई महत्व नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल प्लेस को दर्शा रही है. तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? दिस इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर. दूसरा क्वेश्चन 2.64 10 to the power 24 kg. यह है 2.64. यहां पर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं किसी भी नंबर के अंदर वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं. तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी हो गई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2370. ये नंबर 1 से छोटा है तो पहली नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली सारी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी और जब नंबर 1 से छोटा होता है तो जो ट्रेलिंग जीरोज हमारी हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं. तो यहां पर है हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहां पर है हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 6.320 जूल्स, ये भी डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल के बाद वाली ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट होगी. यहां पर भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने वाले रूल्स उस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा मेंशन नहीं कर रहा हूं. यहां पर भी हमारे पास जो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होती हैं और नॉन जीरो डिजिट तो हमारी सिग्निफिकेंट होती ही हैं. तो यहां पर भी हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. एंड लास्ट वन इज 0.0006032. सर ये सारी की सारी जीरोस जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं होंगी. तो यहां पर भी हमारे पास कितनी हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. अब बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. एंड ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से काउंट करते हैं ये देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो जाकर देखिए. एंड सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.